Good evening, everyone. So, is the audio video clear? Good evening, Piyush and Aman. Is the audio video clear? Yes, sir. Okay. So, स्टार्ट किया जाए. देखिए, लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में. मैंने पाथ बता दिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का. मैंने बोला था इसको डायग्रामेटिकली हम एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. इसको हम लेके चलते हैं. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पढ़ा रहे थे. अब देखिए, इसमें अगर डायग्राम से हम ड्रॉ करें तो ऊपर का तो डायग्राम लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ही होता है. ठीक है, ये नेजल पे, ये क्या हो गया, नॉस्ट्रल हो गया. यहाँ पे क्या है, ये कॉमन पैसेज है. ये कॉमन पैसेज है, हम कह सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया. ठीक है, ये वाला क्या हो गया, एपिग्लॉटिस. ये वाला क्या हो गया, ग्लॉटिस. यहाँ पे एक कार्टिलेज का हम कह सकते हैं वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है. और ये हो गया हमारा. ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट्स को लिख लेते हैं हम. ये नॉस्ट्रल हो गया. ये क्या हो गया, नेजल पैसेज. नेजल पैसेज. ये क्या हो गया, ये पीछे क्या था, फूड पाइप. ये क्या हो गया, कॉमन पैसेज, फैरिंग्स. ये क्या हो गया, एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस. ग्लॉटिस. ठीक है, यहां पे ये क्या हो गया, लैरिंग्स हो गया. लैरिंग्स, या इसी को हम क्या कह रहे हैं, वोकल कॉर्ड कह रहे हैं. वोकल कॉर्ड कह रहे हैं. ये क्या हो गया, ट्रैकिया. और ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट है, रिंग्स कार्टिलेज का, मैंने बताया था. एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा. फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में और एंटर करता है लंग्स को. ठीक है, एंटर करता है लंग्स को. अब देखिए, एंटर कर रहा है ये लंग्स को. फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, पीछे से हमारा वर्टिब्रा थोरैसिक 12 होता है. पांचवें लेवल पे ये डिवाइड कर रहा है राइट ब्रोंकस में और लेफ्ट ब्रोंकस में, एंड दे एंटर इनटू द लंग्स. ठीक है, ये लंग्स में एंटर कर रहा है. राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग की तुलना में, क्योंकि लेफ्ट लंग में क्या होता है, कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है जहां पे हार्ट का प्लेसमेंट होता है. ये क्या है, कार्डियक नॉच. यहीं पे क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है. तो लेफ्ट लंग भले ही थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन रहता है जो कि थोरैसिक चेंबर को बिल्कुल ही एयर टाइट बनाता है. मतलब ऊपर वाला थोरैसिक चेंबर से नीचे एब्डोमिनल कैविटी में या चेंबर में एयर मूव इन एंड आउट नहीं कर सकता है. ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया. अब देखिए, ये डिवाइड हो रहा है किस में, ये जिस पॉइंट पे एंटर करता है लंग्स में, इस पॉइंट को हम लोग हाइलम बोलते हैं. हाइलम. ठीक है, अब ये पूरा का पूरा इसमें रिंग्स है. ये ब्रांच क्या हो गया, हम कह सकते हैं ये इस साइड से, तो इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट एलटी लिख रहे हैं, प्राइमरी ब्रोंकस. ब्रोंकस. ठीक है, ये वाला क्या हो गया, सब में रिंग्स है, इसमें भी रिंग. मैंने बताया भी था कि ब्रोंकस में रिंग्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में नहीं होते. ये क्या हो जाएगा, राइट प्राइमरी ब्रोंकस. फिर ये डिवाइड होगा. ठीक है, इधर ही एक ही लंग्स में बना रहे हैं. ये डिवाइड हुआ ऐसे, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस. सेकेंडरी ब्रोंकस. फिर ये डिवाइड हुआ ऐसे, मान लीजिए हम इधर लेके चल रहे हैं. फिर ये डिवाइड हुआ
ऐसे। तो ये वाला क्या हो गया, टर्शियरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। फिर ये डिवाइड हुआ, अब ये ब्रोंक्यूल बनाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, PRI लिख रहे हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल। फिर ये डिवाइड हुआ ऐसे, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। डिवाइड हुआ इधर, ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट करेगा। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एल्वियोलस। ठीक है, नी डोम शेप मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या कह रहे हैं, डायफ्राम, डायफ्राम। ठीक है, बनाई तो इसको। ब्रोंकस तक रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में रिंग प्रेजेंट नहीं होता है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। हो गया। देखिए इसके बाद से नॉर्मली टर्म हमको पढ़ना है ब्रीदिंग के बारे में, तो उसमें दो पार्ट होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन कहते हैं, बाहर छोड़ने को एक्सपायरेशन कहते हैं। तो क्या होता होगा एक्चुअली में, तो पूरा ये चेंबर डायफ्राम के कारण, ये जो ऊपर का चेंबर है थोरेसिक चेंबर, बड़ा ही एयर टाइट हो जाता है। ठीक है, पूरा एयर टाइट है। अब उसमें हमको लगता है कि हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स क्या होता है, फूलता है, लेकिन उसका रिवर्स है। लंग्स फूलता है तब हम सांस ले पाते हैं। और लंग्स कैसे फूल रहा है, तो इसके लिए हमारा जो रीब केज है उसके बीच में आप देखोगे जो हड्डी रिब्स होते हैं उसके बीच में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। और ये इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिब केज क्या होगा, रिब केज ऊपर की तरफ उठेगा, अपलिफ्ट करेगा और बाहर की तरफ निकलता है। साथ ही साथ ये जो डोम शेप डायफ्राम है वो ऐसे था, वो क्या हो जाता है, फ्लैटन स्टेट में हो जाता है। तो जिसके कारण ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन लंग्स अभी उतना ही बढ़ा है। तो ये जो मान लो यहाँ पे अभी चिपका हुआ था थोरेसिक कैविटी, ये बढ़ के कहाँ आ गया, ये बढ़ के यहाँ आ गया। तो जो ये जो डेफिसिट हुआ इस वॉल्यूम का, इसको फुलफिल करने के लिए एयर क्या होता है, तेजी से रस करेगा लंग्स के अंदर, लंग्स फूल के इस वॉल्यूम को क्या कर देगा, फिलअप कर देगा। तो एक्चुअली में हम देख रहे हैं कि लंग्स जो है ये फूल के, हमारा चेस्ट नहीं बढ़ता है, पहले चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है तब क्या होता है, उसी के कारण से एयर अंदर रश करता है और इंस्पायरेशन हो पाता है। वहीं अगर हम एक्सपायरेशन या एक्सलेशन की बात करें तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट अपने नॉर्मल पोजीशन में आया, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रिबकेज के बीच का मसल्स, वो क्या हुआ, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जिसके वजह से क्या होता है, रिबकेज नीचे की तरफ गया, डोम शेप जो था वापस अपने डोम शेप में आया, तो अंदर से वॉल्यूम घटा, लेकिन लंग्स उतना ही था। तो लंग्स को वो प्रेशराइज करेगा, पूरा चेंबर रिबकेज प्रेशराइज करेगा, तो अंदर जो लंग्स में एयर है वो बाहर की तरफ क्या हो जाता है, रश आउट कर जाता है। और यही मैकेनिज्म है किस चीज का, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का। क्या ये चीजें समझ में आई आप लोग को, बोलिएगा। यस सर। समझ में आया, फिर से बता दे। ठीक है, तो देखो जो रीप के एक्चुअली हमको लगता है कि हम सांस ले रहे तो चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। चेस्ट का वॉल्यूम पहले बढ़ रहा है तब हम सांस ले पा रहे हैं, यही चीज हो रहा है। तो हो कैसे रहा है, तो जो रीपकेज है उसके बीच का मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो रीपकेज ऊपर की तरफ आता है। डायफ्राम डोम शेप था वो फ्लैट हो गया, तो ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन लंग्स उतना ही बड़ा था। तो जो गैप को फिल करने के लिए अब लंग्स के अंदर एयर भरना स्टार्ट हो जाएगा और इंस्पायरेशन होगा, लंग्स वो गैप भर देगा। फिर जब हम एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है कि
जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स था वापस रिलैक्स होते हैं, रिब केज अपने नॉर्मल पोजीशन पे आता है, डायफ्राम वापस जो फ्लैट था वो डोम शेप का हो जाता है, तो जिसकी वजह से अंदर का थोरैसिक वॉल्यूम घटता है, और ये रिब केज क्या है, लंग्स पे प्रेशर बिल्डअप करता है, और ताकि ये प्रेशर क्या करेगा, एयर को पुश करता है लंग्स से, कि लंग्स से एयर कहां आ जाए, बाहर की तरफ मूव कर जाए। क्लियर है? ठीक है, चलिए लिखा जाए इसको। दीजिएगा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को हम लोग कह सकते हैं ऑल्सो known as also known as physical respiration। फिजिकल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग को कॉमनली हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एयर, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एयर या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल सकते हैं। लेकिन ये गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, हम लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ O2 rich air and release of CO2 rich air। ठीक है, it has two stages। फर्स्ट स्टेज क्या हो गया, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, फर्स्ट स्टेज इंस्पायरेशन हो गया, ठीक है, या इसी को इनहेलेशन बोलते हैं, इनहेलेशन। इसमें क्या हो रहा है कि रिबकेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसके वजह से जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। कैसे देखते हैं हम लोग थोड़ा, देखिएगा, ड्यूरिंग दिस during this the coastal muscles present between ribs contract causing the rib cage to move, to lift upward and outward, upward and outward, ठीक है। also the dome shaped diaphragm the dome shaped diaphragm contracts the dome shaped diaphragm contracts and gets flattened both these
results in an increase in both these result in an increase of thoracic volume, but lungs is as it is. So to fill the gap, air from outside move inside and inspiration occurs. Inspiration occurs. ठीक है, लिखिए तो इसको। सर बोलिए सर, वो गेट्स फ्लैटर्ड लिखे हैं। फ्लैटेंड। सर वो रिजल्ट के बाद क्या लिखा है? रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ thoracic volume, thoracic, THORACIC, thoracic volume, but lungs is as it is. So to fill the gap, air from outside move inside and inspiration occurs. हो गया? दूसरा स्टेज हम लिख सकते हैं एक्सपायरेशन, और सेकंड लिखिएगा एक्सपायरेशन, और इसी को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। हो गया? देखिए यहां क्या हो रहा है, बोथ द कोस्टल मसल्स एंड diaphragm relaxes causing a decrease in the volume of thoracic cavity, decrease in the volume of thoracic cavity
which exerts pressure on the lungs, which exerts pressure on the lungs, causing air to move outside and expiration occurs. Expiration occurs. सर विच के बाद क्या लिखना है? Which exerts, EXERTS, exerts pressure on the lungs, causing air to move outside and expiration occurs. Yeah. देखिए ये हमारा एक्सपायरेशन। सर लास्ट का एक लाइन छोड़ दीजिएगा। एक्सपायरेशन और एक्सलेशन इनहेलेशन वगैरह हो गया। एक ही चीज देखना है हमको कि लंग्स कैसे मॉडिफाई होता है कि आसानी से क्या हो सके, एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो उसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलस हम लोग कहते हैं। तो एक्चुअल साइट वही है जहां पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। हम लोग टॉपिक दे सकते हैं मॉडिफिकेशंस in lungs for gaseous exchange, हो गया। अब देखिए मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गया एल्वियोलाई, ठीक है। लंग्स में ना पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से आता है, वो हम लोग हार्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी आप देख लीजिए कि ये आया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जितने भी आर्टरीज होते हैं बॉडी में सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जो DO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। ये आया, किसमें डिवाइड होगा आर्टरी, तो आर्टरी डिवाइड होता है थिन कैपिलरीज में, आर्टरी डिवाइड होता है कैपिलरीज में, ठीक है। आर्टरी डिवाइड हुआ किस में, हम कह सकते हैं, इधर नहीं ऐसे दिखा दे रहे, ठीक है, ये हो गया डिवाइड कैपिलरीज में। ये क्या हो गया, कैपिलरीज हो गया, कैपिलरी पूरा एल्वियोलस के अराउंड कैपिलरी का नेटवर्क, चारों तरफ से उस बलून लाइक स्ट्रक्चर को कैपिलरी ऐसे घेरा रहता है। इसमें क्या आया है भाई, ये अभी सांस लिए है
तो सांस लिए तो ऑक्सीजन इसमें क्या है, ज्यादा होता है, CO2 क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या है, ये DO2 है, मतलब डीऑक्सीनेटेड, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या होगा, कम होता है, CO2 क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अपने अपने डिफ्यूजन प्रेशर के हिसाब से ऑक्सीजन जहां ज्यादा है वहां से ऑक्सीजन मूव करेगा कहां, इस ब्लड के अंदर। CO2 यहां ज्यादा है तो ये जाके कहां मूव करेगा, ये यहां मूव करेगा। तो ऐसे मूव कर गया, एक्सचेंज हो गया, ब्लड में क्या हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन आ गया और ब्लड का CO2 कहां मूव कर गया, एल्वियोलस में, फिर सांस छोड़े तो वो लंग से बाहर आ गया। अब ये कैपिलरी अगेन क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि आगे जाके कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके क्या बनाया, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पूरे बॉडी में जितने वेन्स होते हैं सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जो कि कैसा ब्लड को कैरी कर रहा है, O2 ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। अब ये कहां चला जाएगा, हार्ट के अंदर, ये कहां से आया, हार्ट से। ठीक है, तो हार्ट से लंग्स जाता है सिर्फ ऑक्सीजनेशन होने के लिए, वापस हार्ट में आ जाता है, फिर वो ऑक्सीडेटेड ब्लड को हार्ट पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये एल्वियोलाई हो गया, ये एल्वियोलाई हो गया, ये एल्वियोलस हो गया, ये कैपिलरी हो गया। ठीक है, एल्वियोलस में क्या क्या चीज हो रहा है, क्या क्या चीज होता है इसका मॉडिफिकेशन में। एक तो एल्वियोलस के कारण क्या मिल रहा है, लार्ज सरफेस एरिया मिलता है, सरफेस एरिया। ठीक है, साथ ही साथ और क्या फायदा है, तो ह्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज रहता है कि ज्यादा एक्सचेंज हो सके, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। और एक फायदा क्या है कि इसका मेम्ब्रेन में म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई हैज म्यूकस, म्यूकस विच मॉइस्टेन, मॉइस्टेन मतलब मॉइस्ट करके रखा जाता है, मॉइस्टेन द सरफेस, मॉइस्टेन रहेगा तो एक्सचेंज होता रहेगा अच्छे से। तो ये तीन क्या है मॉडिफिकेशंस हम कह सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फिगर के साथ। हो गया, तो इसको एक बार और समझा दीजिए ना। सिंपल क्या हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके आया, डिवाइड हुआ इस, ये तो एल्वियोलाई का किसका पार्ट है, ब्रोंकस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ब्रोंकियोल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर एल्वियोलस, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें एयर है, एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, अभी लिए है सांस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ब्लड आया, अब यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो डिफ्यूज करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ CO2 ज्यादा है तो डिफ्यूज करके यहाँ आ गया। अब ये जो ब्लड बाहर निकलेगा पल्मोनरी वेन से, जब कैपिलरीज कंबाइन करेंगे तो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो कि हार्ट तक ले जाएगा।
सर हम्म। सर जो एल्वियोलस है वो कैपिलरी से कंबाइन है सर। हाँ? नहीं, सर चारों तरफ से घिरा हुआ है। समझो, मान लो ये बैग हम लेते हैं, ठीक है, ये बैग है या कोई भी चीज है, ठीक है, मान लो कि हम ये मार्कर ही ले रहे हैं, तो मार्कर के चारों तरफ से ना ऐसे नेटवर्क जैसा घेरा हुआ है, कि एकदम सटा हुआ है उसके, कि डिफ्यूजन जितना ज्यादा कैपिलरीज फैला होगा समझो उस बलून के अराउंड, उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। समझ में आया? यस सर। चलिए मिटा रहे। तो ये हमारा गैसेस एक्सचेंज के लिए हो गया, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमको पढ़ना है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट या इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो दो पार्ट में पढ़ना है, एनिमल्स का और प्लांट्स का। ठीक है, एनिमल्स में सिर्फ हमको ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानना है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, प्लांट्स की हम बात करते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट है, जिसे प्लांट्स में जो टिश्यू है जो कंडक्शन करता है उसको वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, जो कि दो तरह का होता है, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में हम कह रहे हैं कि इसमें कैसा होता है, तो इसमें वाटर प्लस मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसमें क्या है, फूड प्लस हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। हॉर्मोन्स, ये चीज हो रहा है। तो हमको सबसे पहला ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हो गया? देखिए, अब हम टॉपिक डाल रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट्स है, दो सिस्टम काम कर रहा है। एक मेन सिस्टम काम करता है जिसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। एक इसी को सपोर्ट करने के लिए एक और सिस्टम काम कर रहा होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम। मेन जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, जिसमें तीन मेजर पार्ट होता है। कौन कौन सा भाई? एक जो लिक्विड जो फ्लो करे, ब्लड, ब्लड जिसमें फ्लो करे, ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ब्लड को ब्लड वेसल्स में फ्लो कराने के लिए एक प्रेशर या फोर्स चाहिए होगा। वो प्रेशर और फोर्स कहां से मिल पाता है? तो एक पंपिंग ऑर्गन रहता है, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, हार्ट कहते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट हमको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में पढ़ना है। दूसरा क्या हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम की हम बात करें तो ये एक तरह का क्या है, हम कह सकते हैं सपोर्टिंग सिस्टम है। सपोर्टिंग है, ठीक है, ये सपोर्टिंग है। कैसे काम कर रहा है? तो इसमें भी तीन चीज है मेनली। एक जो लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसे लिम्फ कहते हैं, जिसमें फ्लो करता है इसे हम लोग लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। जगह जगह पे लिम्फ के एक सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स जिसे हम कहते हैं, वो गुच्छा के रूप में बनाए रखते हैं, जिसे हम लोग लिम्फ नोड्स कहते हैं। क्या फंक्शन होगा बाद में देखेंगे, लिम्फ नोड्स। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब एक एक करके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर ब्लड, फिर ये, फिर ये। ठीक है, देखिए तो इसको। मोबाइल का है, मार जाओ, बार बार उठना पूरा चिल्लाना पड़ रहा है। यहीं पे रहो। नहीं रहे। 21 कर दी।
हो गया। अब देखिए हम हेडिंग डाल रहे हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ब्लड के बारे में देखिए तो ब्लड हम कह सकते हैं कि ब्लड में दो पार्ट होता है, एक पार्ट सॉलिड होता है, दूसरा पार्ट लिक्विड होता है। सॉलिड पार्ट जो होता है वो लगभग 45% होता है, लिक्विड पार्ट 55% होता है। ठीक है, लिक्विड पार्ट का नाम जो होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है, सॉल्वेंट है जिसमें ये सारे सॉल्यूट यानी कि सॉलिड पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो सॉलिड पार्ट होता है उसे ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, कॉर्पसल्स। ठीक है, उसे हम लोग ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स। ये कितने तरह का है, ये 3 तरह का होता है। एक को आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, तीसरे को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। तीसरे को हम क्या कह रहे हैं, प्लेटलेट्स कह रहे हैं। तो ब्लड में दो कंपोनेंट हो गया, सॉलिड पार्ट ब्लड सेल्स हो गया या ब्लड कॉर्पसल्स हम लोग बोलते हैं, लिक्विड पार्ट को क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा कह रहे हैं। अब देखिए ब्लड कॉर्पसल्स 3 तरह का है, तीनों का ये तो जनरल नेम हो गया पिगमेंट के आधार पे। ठीक है, हम इसको एक और टर्म देते हैं, रेड के लिए वर्ड एरिथ्रो यूज किया जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। ये क्या हो गया, व्हाइट के लिए कोई ल्यूको वर्ड यूज करते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स के लिए वर्ड थ्रोम्बो यूज करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। सबका अपना अपना फंक्शन है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। और ये करेगा क्या, आरबीसी हम कह सकते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, O2 कैरियर होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। वहीं ल्यूकोसाइट क्या करेगा, तो ल्यूकोसाइट को हम जानते हैं कि ये फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है, तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स। ये क्या कर रहा है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। हमारा हाथ पैर कहीं कट जाता है तो थोड़ी देर के बाद खून निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड वहां का क्या कर जा रहा है, क्लॉट कर जा रहा है, जम जा रहा है। तो इसी के लिए क्या है, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड कॉर्पसल्स हो गया। दूसरा, प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो प्लाज्मा में ही ना लिक्विड, फूड कहां प्रेजेंट होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के अंदर थोड़ी ना प्रेजेंट होगा। हम कह सकते हैं इन इट फूड, हॉर्मोन्स, वेस्ट, ठीक है, ड्रग्स कोई भी हम लोग ले रहे हैं, ETC आर प्रेजेंट। लिखिए तो इसको, ये हो गया पहला पार्ट, ब्लड। हो गया, लिखिए 2 मिनट दे रहे। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। सर आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पुसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो सर कॉर्पुसल्स क्यों कहते हैं? कॉर्पसल्स सेल को ही कहा जाता है। हम्म। रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। हो गया सर। हो गया।
चलिए, ये पहला कंपोनेंट हो गया हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है भाई? तो ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मिटा दें। ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स की हम बात करें, देखिए यहां पे ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स मेनली दो तरह का होता है, ठीक है। फर्स्ट हम कह सकते हैं आर्टरीज। आर्टरीज आर्टरीज वैसे ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाता है। हम कह सकते हैं टेक अवे ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है। कैरीज O2 ब्लड, ऑक्सीडेटेड ब्लड, एक्सेप्ट क्या अभी हम लोग देखे थे, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए, ये आर्टरी को हम काट के देख रहे हैं तो इसका दीवाल मोटा है। दीवाल मोटा है, अंदर का जो स्पेस होता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्पेस जो होता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। तो आर्टरी का जब वॉल मोटा होगा, ल्यूमेन छोटा होगा, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, बताइए तो। मैंने बोला आर्टरी का वॉल मोटा है, ल्यूमेन छोटा है, तो प्रेशर ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा सर। जाहिर सी बात है, ल्यूमेन जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वॉल क्या होता है, वॉल थिक होता है, और हम कह सकते हैं एंड नैरो ल्यूमेन। नैरो ल्यूमेन, जिसके वजह से क्या हो जाता है, या ब्लड प्रेशर हम कह सकते हैं वो क्या होगा, मोर होगा इसमें। ये पहला हो गया। वहीं पे हम दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे ब्लड वेसल की। तो दूसरा क्या है, वेन्स, ठीक है। वेन्स क्या है भाई, तो जो हार्ट के टुवर्ड्स ब्लड को ले जाए। हम कह सकते हैं टेक ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। ये कैसे ब्लड को कैरी कर रहा है, कैरीज DO2 ब्लड। DO2 ब्लड, इसमें भी एक्सेप्शन है, कौन सा, पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। इसमें क्या है, ये वॉल थिन है, थिन वॉल, थिन वॉल्ड, और लार्ज ल्यूमेन, लार्ज ल्यूमेन। तो प्रेशर क्या होगा, हम कह सकते हैं बीपी लेस होगा, ठीक है, बीपी लेस होगा। अब मेनली तो दो ही तरह का है, लेकिन एक और तरह का, इसमें मैंने सीक्वेंस नहीं लिखा क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ये मान लो आर्टरी है, ये जैसे ही वेन टिश्यू साइट पे पहुंचेगा, मान लो इसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड है, फूड वगैरह सब इसी में। अब इसका दीवार तो मोटा है ना, तो टिश्यू साइट पे मान लो यहाँ पे पहुंचा, इसको सब चीज डिफ्यूज करवाना है, फूड हो ऑक्सीजन हो, तो थिक वॉल में से कैसे हो सकता है, डिफ्यूजन नहीं होगा। तो वो क्या होता है, थिन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में टूट जाता है सेल्स के अराउंड, और फिर जब यूनाइट किया तो वेन बना, और वेन बना तो क्या हो गया, वापस हार्ट में लौट जाएगा। हाँ, एक चीज और था, आर्टरी जो है, एक और लिख लीजिएगा, डीपली सिचुएटेड होता है, अंदर होता है। ऊपर से जो नजर आता है वो सारे वेन्स होते हैं, जो हमको दिखता है ना हाथ वगैरह में। ये क्या है, सुपरफिशियली, सुपरफिशियली मतलब ऊपर से, सुपरफिशियली प्रेजेंट, सुपरफिशियली प्रेजेंट। तो टिश्यू साइट पे डिफ्यूजन के लिए थिन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में टूटता है, और वापस जब ज्वाइन होगा कैपिलरीज तो क्या बन जाएगा, वेन, और वेन बन के वो वापस लौट गया ऊपर से, मतलब गया अंदर अंदर, गया अंदर अंदर, और जब कैपिलरीज में यहाँ डिवाइड किया तो क्या हुआ, वेन्स बन के वापस यहाँ ऊपर से हार्ट में लौटा डीऑक्सीजन। क्योंकि क्या हो गया था, यहाँ टिश्यू साइट पे डिवाइड हुआ तो कैपिलरीज के थ्रू जो भी उस ब्लड में ऑक्सीजन फूड वगैरह था वो तो डिफ्यूज कर गया, तो वो वापस क्या है, उसको यहीं से मूव करके आ जाएगा। फिर दूसरा आर्टरी आगे क्या होगा, वो वापस मूव करके, ऐसे ही आगे करके, ऐसे ही मूवमेंट होता है। सर हाँ बोलिए।
वो क्या लिखिए सर, सबसे लास्ट पॉइंट वेंस का सूप। डीपली सिचुएटेड, सर वो वेंस का सुपरफिशियली प्रेजेंट, सुपरफिशियली, SUPERFICIALLY। तो ये जो कनेक्शन है, इसी कनेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, कैपिलरी कह रहे हैं, कैपिलरीज। ठीक है, हम कह सकते हैं जॉइंस आर्टरीज एंड वेन्स। कहां पे ज्वाइन करता है, एट टिश्यू साइट, टिश्यू साइट पे। ठीक है, बीच में लिखे है कि समझ में आएगा। तो आर्टरी और वेन को ज्वाइन करने के लिए क्या है, थर्ड कैपिलरीज होता है। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। हो गया। तो ये दूसरा कंपोनेंट भी हो गया। तीसरा कंपोनेंट देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, जो है हार्ट। हार्ट ये थर्ड कंपोनेंट है। ठीक है, ये थर्ड कंपोनेंट है। हार्ट क्या है भाई, तो सबसे पहले ये एक पंपिंग ऑर्गन है, सेल्फ रेगुलेटरी है, ब्रेन वगैरह इसको कंट्रोल नहीं करता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को। नेक्स्ट क्या है, ये कितने ह्यूमन में 4 चेम्बर्ड होता है, 4 चेम्बर होता है, 4 चेम्बर्ड इन ह्यूमन। ठीक है, कौन कौन से, दो जो अपर होते हैं ऊपर वाले उसे ऑरिकल्स कहते हैं, ऑरिकल्स, या इसे आर्टरिया कहते हैं, एक को आर्टरियम कहेंगे। दूसरा दो जो लोअर वाले होते हैं, दो जो लोअर वाले होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हो गया। यस सर। अब थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सर। हाँ, सर हार्ट को सर सेल्फ रेगुलेटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि अपना फंक्शन अपने कंट्रोल कर रहा है, वो समझो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा है। यस। रुक जाइएगा 2 मिनट, हम बना देते हैं।
देखिए 4 चेम्बर है, ऊपर का दो जो चेम्बर है इसे हम ऑरिकल कहते हैं। ये ऐसे, इस साइड वाला राइट है, इस साइड वाला लेफ्ट है, तो ये वाला क्या हो गया, हम कह सकते हैं राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल। ये वाला क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये वाला राइट ऑरिकल, ये वाला राइट वेंट्रिकल। इसी तरह ये वाला क्या हो गया, हम कह सकते हैं ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल। ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल में पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है। नीचे के पोर्शन से जितने वेन्स होते हैं कंबाइन करके मेन वेन बनाते हैं। मेन वेन को हम टर्म करते हैं वेना कावा, वेना कावा। ऊपर वाला जो वेना कावा है उसे सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ऑरिकल की जगह। ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, नीचे वाले को इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। हार्ट हमारा इस पोजीशन पे, तो जाहिर सी बात है ज्यादा बॉडी इंफीरियर वेना कावा कवर कर रहा है, इसीलिए ज्यादा क्वांटिटी ऑफ ब्लड इंफीरियर वेना कावा ही लेके आता है। तो हम बात कर रहे हैं ये वाला क्या हो गया, इंफीरियर वेना कावा। ये क्या हो गया, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अब देखिए ये ब्लड लेके आया, अब यहां से ब्लड क्या है मूव करके राइट ऑरिकल से, ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड है। ठीक है, आया कहां, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में मूव करके एक तरह के कस्प से, कस्प कहते हैं या वाल्व कहते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में खुलता है। गेट दोनों तरफ खुला है, जैसे स्फिंक्टर मैंने बताया था कि वो दोनों तरफ खुलता है। जैसे गेट दोनों 2 वे गेट है, एक 1 वे गेट है कि एक ही तरफ खुलेगा, दूसरी तरफ उधर से खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगा। तो ये वॉल्व है, ये 3 कस्प से, 3 फ्लैप से, ऐसे मस्कुलर फ्लैप से बना होता है। जो ब्लड का प्रेशर पड़ता है, ब्लड पड़ता है तो वो खुल जाता है और ब्लड यहां से यहां मूव कर जाता है। इस फ्लैप को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। उसी तरह ये वाला लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है 2 ही कस्प से बना होता है, इसीलिए उसको बाई कस्पिड वाल्व कहते हैं। वाल्व राइट वेंट्रिकल से यहां आ गया ब्लड, यहां से मूव करके जाता है वो कहां पे, पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा, अभी हम लोग ने देखा था लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजनेट होके किससे आएगा, पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से आ रहा है, कहां पे, किस चेंबर में, लेफ्ट ऑरिकल में। ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, वहां से वो लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव की तरफ मूव किया बाइकस्पिड वाल्व से। और फिर ये जो दोनों वाल्व है, ये दोनों वाल्व, इन्हें हम सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। सेमी लूनर क्योंकि कहते हैं, क्योंकि चांद जैसा दिखता है। सेमी लूनर वाल्व्स दोनों, ये खुलेगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से किससे मूव कर जाएगा, इसे एओर्टा या फिर इसे सिस्टमिक आर्च कहते हैं। सिस्टमिक आर्च कहते हैं। ठीक है, एओर्टा या फिर सिस्टमिक आर्च कहते हैं। तो यही हमारा कंप्लीट हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। 4 चेंबर है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 इनलेट और आउटलेट मिला के, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, सॉरी सुपीरियर इंफीरियर दोनों कहां गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से DO2 कहां जाएगा, यहां जाएगा राइट वेंट्रिकल, यहां से वो धक्का देगा, सेमीलूनर वाल्व ये खुलेगा और वो कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किस में, लंग्स में, फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के बाद कहां से आया, लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन में, किस चेंबर में, लेफ्ट ऑरिकल में, वहां से मूव करेगा बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां से फिर ये क्या होगा, सेमीलूनर वाल्व खुलेगा, ये एओर्टा और सिस्टमिक आर्च के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा कौन सा ब्लड,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? यस सर। बनाइए तो इसको। नीचे वाला कौन सा बिना हुआ है? इंफीरियर। दोनों वाल्व को रिपीट कर दे। देखिए ये दोनों वाल्व है ट्राइकस्पिड 3 मस्कुलर फ्लैप से बना हुआ है, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कह रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। उसी तरह बाइकस्पिड लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से दो बाहर निकल रहा है, दोनों सेमी लूनर वाल्व से, क्योंकि चांद जैसा दिखता है वो वाल्व। तो दो हो गया, मिटाए। यस सर। तो यहां हम देख रहे हैं दो सिस्टम क्या नहीं काम कर रहा है क्या? एक देखिए, पूरे बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड कलेक्ट होके आ रहा है वेना कावा से, किसमें? राइट ऑरिकल में। और पूरे बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीडेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक जो सर्कुलेशन है वो बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी है, बॉडी से हार्ट DO2 एंड हार्ट टू बॉडी ऑक्सीडेटेड ब्लड। ये जो सर्कुलेशन है इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन हम कहते हैं। दूसरा वाला सर्कुलेशन क्या हुआ भाई? एक हार्ट से, देखिए हार्ट से जा रहा है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहां? लंग्स में, और लंग्स से वापस आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, हार्ट में। तो एक सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट है। दिस सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड टुगेदर दे आर नोन एज कलेक्टिवली एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या हो गया? सिस्टमिक प्लस पल्मोनरी। सिस्टमिक क्या है? बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी। दूसरा क्या हो गया? पल्मोनरी, हार्ट से लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। तो टॉपिक दे दीजिएगा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, इसमें क्या हो रहा है? हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये राइट RA लिख रहे हैं, राइट ऑरिकल, RV राइट वेंट्रिकल, LA एंड LV, ठीक है। एक कौन सा है? पूरे बॉडी से, पूरे बॉडी, ये बॉडी हो गया, ठीक है। बॉडी से DO2 ब्लड, DO2 ब्लड गया कहां? राइट ऑरिकल में।
और फिर वो कहां से आ रहा है, पूरे बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये कैसा हो गया, O2 ब्लड। ये सर्कुलेशन क्या हो गया, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी। ये सर्कुलेशन हमारा क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा वाला क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल से कहां गया, देखिए राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स के अंदर मूव किया राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। कौन सा ब्लड मूव कर रहा है, DO2 ब्लड। DO2 ब्लड किसके थ्रू मूव कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस मूव करके कहां आया, लेफ्ट ऑरिकल में। ये कैसा ब्लड है, O2 ब्लड है। किसके थ्रू मूव करके आया है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू मूव करके आया है, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू मूव करके आया। ये वाला सर्कुलेशन कैसा हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। क्या अब बात समझ में आ गया अच्छे से। फिर से बताए, देखिए पूरे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या हुआ, कलेक्ट होके कहाँ जा रहा है, वेना कावा के थ्रू, चाहे इंफीरियर हो चाहे सुपीरियर हो। किस में, राइट ऑरिकल में जाता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, अब देखो DO2 ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए कहाँ जा रहा है, लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजनेट होके वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ मूव करके गया, बॉडी के अंदर, ठीक है। वो ब्लड कैसा है, ऑक्सीडेटेड ब्लड है। हो गया क्लियर। तो ये हमारा हार्ट भी पूरा हो गया, ठीक है। हार्ट का जो स्ट्रक्चर था वो पूरा हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है हमारा पूरा हो गया। क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए। क्या कोई दिक्कत है किसी को भी इसमें, तो पूछ सकते हैं।
यहाँ तक क्लियर है सबको? सर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक बार और बता दीजिए। इनहेलेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। अच्छा, देखिए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हो क्या रहा है, जो रिपकेज के बीच मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण रिपकेज आगे की तरफ उठ जाता है, बाहर भी निकल आता है। डायफ्राम डोम शेप है वो फ्लैट हो गया, तो अंदर का थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन लंग्स उतना ही बड़ा है। तो वो जो गैप बन गया है, लंग्स दूर है उस कैविटी के वॉल से, तो उसी गैप को फिल करने के लिए लंग्स को फूलना है, तो एयर बाहर से अंदर की तरफ रश करता है, और इसी कारण से क्या होता है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन हो पाता है। दूसरा चीज क्या हो गया, अगर वो कोस्टल मसल चाहे डायफ्राम वापस रिलैक्स पोजीशन में आते हैं, तो वो क्या होगा, वो थोरैसिक वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, साथ ही साथ एक प्रेशर बिल्डअप करेंगे लंग्स पे, ताकि जो एयर है एक्स्ट्रा वो क्या हो जाए, लंग्स से बाहर चला आए। तो वही क्या होता है, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन का कॉज होता है। हो गया? और कुछ? तो हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे का टॉपिक जो बचा है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिंपल वो हार्ट के ऊपर से ब्लड को लेके आ रहा है, दूसरा हार्ट के नीचे से लेके आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बच गया है बस, और ट्रांसपोर्ट वाला जो पार्ट है प्लांट्स में छोटा सा है, और एक्सक्रीशन का पार्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर यही था। तो यहाँ तक जो भी पढ़ा है लाइफ प्रोसेस में, जितने भी लेक्चर्स हुए, सबको क्लियर है ना? अच्छा, पढ़ाई समझ में आई है ना? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो सो रहने देते हैं, ठीक है, चलिए एवरीवन, बाय।